लेकिन आज गिनती की सीटें हमारी है और उसको गिराने के लिए जो जो ताकतें आ रही है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक शायर साहब आए और उन्होंने कहा कि मजलिस वाले कैसी बयानात कर रहे हैं करके। मैं उनसे और उनकी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का एमपी, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम एमपी, हमारे कलमे के भाई दानिश अली साहब को जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई तो उस भाजपा के एमपी ने मुसलमानों को कैसे शब्दों से क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था। ए कठुए, ए आतंकी, ए देशद्रोही, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मैं शायर साहब से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया था तो असदुद्दीन अवैसी ने किया था और इम्तियाज जलील ने किया था। तब आपको इतनी तकलीफ नहीं हुई कि मुसलमानों को इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गालियों से नवाजा जा रहा है। और हमारे एक सदर ने क्या कह दिया यहाँ के मास्टर साहब को कि ये लंगड़े घोड़े हैं, तो इतनी तकलीफ होने लगी है उन्हें। उस वक्त क्यों खामोश थे जब पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को आतंकी बोलकर पुकारा जा रहा था? क्या तेजस्वी असदुद्दीन अवैसी को कहते हैं और असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ वो तमाम मुसलमान जिनके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, जो नमाजी है, उनको कहते हैं कि ये कट्टरपंथी है, ये चरमपंथी है? साफ कहो, यह आतंकवादी है। तुम्हारा बोलने का अगर मकसद यह है, अगर मुसलमानों के लिए लड़ना, मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, मुसलमानों की नुमाइंदगी करना अगर कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, तो तेजस्वी, हां हम कट्टर है से मैं जा रहा हूं। तो मेरे पीछे पीछे कुछ भाजपा के, कुछ आरजेडी के और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे और मुझसे कहेंगे कि यहां तो इनमें से कोई भी नहीं है करके, लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूं वो इंसान की शक्ल में नहीं आ रहे हैं, वो कीड़ों की शक्ल में आ रहे हैं। वो 2 दिन से जहां जा रहा हूं ये कीड़े मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है ये पूरे भाजपाई कीड़े हैं जो मुझे यहां पर बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों का इतनी प्यारी नज़्म आपने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में अदनान प्रतापगढ़ी से आपने सुनी है, और उसमें का एक मिसरा जो मुझे सबसे अच्छा पसंद आता है और जो मैं बार बार सुनना चाहता हूं, आप लोग भी सुनना चाहते हैं, जिसे खुद से अपनी बीवी ना संभले वो देश का खाक संभालेगा। देखिए, आज 10 दिनों से हम लगातार हमारे मजलिस के उम्मीदवार सरवर आलम साहब के लिए हम दिन और रात अलग अलग इलाकों में, गांव में, कस्बों में जाकर ये लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना इस बार कितना जरूरी हो गया है।
आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, तमाम सियासी पार्टियां पूरे के पूरे सीमांचल में आकर बैठ गए हैं। हर राजनीतिक पार्टी के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और हर एक की कोशिश यही है कि किसी भी हालत में मजलिस ने यहां से जीतना नहीं चाहिए। लेकिन हम जहां पर भी जाते हैं वहां पे हमारी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, इनका जोश देखकर यकीन हो जाता है। अब तो 8 दिन के इस सीमांचल के दौरे के बाद मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तेजस्वी यादव साहब यहां पर आए थे कोचाधामन में। मुश्किल से 3 दिन बचे हुए हैं। अब अगर सरवर आलम साहब वो अकेले इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ इजहार अस्फी साहब, उनके बेटे गुड्डू भाई और बादशाह, ये जब इनकी ताकत साथ में मिल गई तो मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 दिन तक तेजस्वी यादव भी कोचाधामन में आके बैठ जाए, नरेंद्र मोदी भी 3 दिन आकर बैठ जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां की आवाम ने तय कर चुकी है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सरवर आलम साहब के मुखालिफिन हैं, उनके ताल्लुक से कुछ बातें कही। मुझे ऐसा लग रहा था, ए बेटा जरा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट। मुझे ऐसा लग रहा था कि सरवर आलम साहब को हराने के लिए जो साजिशें चल रही है, कुछ दिनों से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा, इन सब में एक समझौता हो रहा है कि इलेक्शन जैसे करीब आएगा हम आपस में समझौता कर लेंगे, लेकिन वोट मजलिस को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जान लो, अगर इस बार सीमांचल की आवाम, कोचाधामन के आवाम अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रहेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें जिताकर लेकर आएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर किसी राज्य से चुनकर आएगी तो वो बिहार से चुनकर आएगी इंशाअल्लाह उसके अंदर। इसलिए कि मैंने यहां पर अपनी माओ और बहनों की तड़प, असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों का जोश जो मैंने देखा है, मैं तो असद भाई को साफ कहता हूं, असद भाई ये दीवानगी ना तो हैदराबाद में देखने को मिलती है ना औरंगाबाद में अब देखने को मिलती है, अब वो सिर्फ सीमांचल में यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाए हैं। मुझे आज भी याद है 15 साल पहले जब हम आए थे यहां पर, तो हमारी माओ और बहनों को हम घरों में जाकर मोबाइल के जरिए दिखाते थे कि ये असदुद्दीन अवैसी है, ये हैदराबाद के सांसद है, ये आपकी आवाज उठाते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। 15 साल के बाद जब दोबारा आए हैं, चाहे वो हमारी माँ बहनें हो, कोई बुजुर्ग शख्स हो या छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो हमें देखते हैं और देखते ही कहते हैं ये पतंग छाप वाले आए हैं, ये अवैसी वाले आए हैं करके। उसमें मेरे भाई, आज जब मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई हो, पूना हो,
मेरे अपने शहर औरंगाबाद हो, मैं कितने अपने बिहार के नौजवानों को वहां पर होटलों में काम करते हुए, वहां पर बेकरी में काम करते हुए, वहां पर छोटा मोटा कारोबार करते हुए हमने देखा है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को इतने दूर भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहां पर ना तो तालीम की कोई सुविधा पैदा की गई है बच्चों के लिए, ना तो कोई स्कूल अच्छा है, ना कॉलेज अच्छा है, ना रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है। मजबूरन इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने माँ बाप से हजारों किलोमीटर दूर वहां पर पेट भरने के लिए जाना पड़ रहा है। हमारी ये ख्वाहिश है कि मुंबई में जब हम जाते हैं किसी होटल के अंदर, हम किसी वेटर से पूछते हैं कि तुम कहां से हो, तो जब वो हमें बताता है कि मैं बिहार से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं सीमांचल से हूं, उस वक्त हम यही दुआ करते हैं कि मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, पूना में हो, हैदराबाद में हो, हम किसी बिहार के नौजवान को मिले तो उसने कहना कि ये होटल का मैं मालिक हूं। हम आपको मालिक बनते हुए देखना चाह रहे हैं। हम आपको अच्छी तालीम यहां पर मिल सके, इसके लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन हुकूमत चाहे जेडीयू की हो, नीतीश कुमार की हो, भाजपा की हो, तेजस्वी की हो या राहुल गांधी की हो, हर कोई इस इलाके को पिछड़ा इसलिए रखना चाह रहा है ताकि मुंबई के धन्ना सेठों के पास उनकी गाड़ी पोसने के लिए, उनकी होटलें चलाने के लिए, उनके गाड़ी पे ड्राइवर बनने के लिए कोई तो चाहिए। अगर ये बच्चों को हमने पढ़ा लिए, ये बच्चे तालीम हासिल कर लिए, अच्छा रोजगार ये खुद तैयार कर लिए, अच्छी नौकरियां ये खुद तैयार कर लिए, तो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां पे धन्ना सेठों के पास कौन काम करेगा? इसलिए जानबूझकर ये सब खेल खेला जा रहा है। और आज जैसा असद साहब ने कहा है कि एमएलए जिताना और एमएलए जिताकर हमने अपनी तादाद बताना कि देखो हमने इतने एमएलए जीते हैं, हम इनकी साजिशों को खत्म करना चाहते हैं, इनके गंदे खेल को हम खत्म करना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को तालीम से दूर रख रहे हैं, हमारे इन इलाकों के अंदर कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम ये खेल खत्म करना चाह रहे हैं। आज मैं खास तौर से अपनी मां बहनों से कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की जेलों में अगर सबसे ज्यादा बच्चे, बेकसूर बच्चे, अगर पूरे हिंदुस्तान की जेलों के आंकड़े निकालकर अगर हम देखेंगे तो लाखों की तादाद के अंदर हमारे बच्चे जेलों के अंदर बंद है। कोई कसूर नहीं है उनका, कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। आज जिस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकती, हमारे घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने ये जुल्म, ये ज्यादती, हमारी वक्फ की जायदादें किस तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई? हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, क्या आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में तेजस्वी आपका साथ देगा? बोलिए, मुझे देगा? क्या राहुल गांधी खड़े रहेगा तुम्हारे लिए? क्या कोई और सियासी पार्टी का कोई लीडर आपकी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा मेरे भाई।
अगर इस मुल्क के अंदर जब भी इस कौम के ऊपर बुरा वक्त खुदा न करे आए, तो एक इंसान जो चट्टान की तरह सरकार के सामने आंख में आंख डालकर खड़े रहेगा, तो वो मेरा कायद, आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। एक अकेला इंसान जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अकेला है, हैदराबाद से एक अकेला एमपी चुनकर आता है, अकेला ही रहेगा जिंदगी भर, लोग ताने मारते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 2019 से 2024 तक असद साहब अकेले नहीं बैठे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठता था। और जब असद साहब तकरीर करने के लिए खड़े रहते थे तो एक भाजपाई वहां पे कोने में बैठकर असद साहब के ऊपर ताने मारता था। असद साहब अपनी तकरीर कर रहे और वो वहां से बैठे बैठे ताने कसता था। ये कहता था वहां पे कि पाकिस्तान चले जाओ, यहां क्यों रह रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करता था। लेकिन वो 5 साल किसी की मजाल नहीं थी। जैसे ही असद साहब खड़े रहते और वो वहां पर कुछ बयान करता तो इम्तियाज जलील असद भाई के पीछे बैठकर उसको जवाब देता, अरे चल बैठ रे बैठ। हमने अगर अपनी ताकत नहीं बनाए मेरे भाई, तादाद मायने नहीं रखती है। मजलिस कितने सीटें लड़ रही है यहां पर, न 50, न 100, न 150, न 200 लड़ सकते थे हम। लेकिन आज गिनती की सीटें हमारी है और उसको गिराने के लिए जो जो ताकतें आ रही है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक शायर साहब आए और उन्होंने कहा कि मजलिस वाले कैसी बयानात कर रहे हैं करके। मैं उनसे और उनकी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का एमपी, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम एमपी, हमारे कलमे के भाई दानिश अली साहब को जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई तो उस भाजपा के एमपी ने मुसलमानों को कैसे शब्दों से क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, ए कटुए, ए आतंकी, ए देशद्रोही। पार्लियामेंट के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मैं शायर साहब से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया था तो असदुद्दीन अवैसी ने किया था और इम्तियाज जलील ने किया था। तब आपको इतनी तकलीफ नहीं हुई कि मुसलमानों को इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गालियों से नवाजा जा रहा है। और हमारे एक सदर ने क्या कह दिया यहाँ के मास्टर साहब को कि ये लंगड़े घोड़े हैं, तो इतनी तकलीफ होने लगी है उन्हें। उस वक्त क्यों खामोश थे जब पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को आतंकी बोलकर पुकारा जा रहा था? क्या तेजस्वी असदुद्दीन अवैसी को कहते हैं और असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ वो तमाम मुसलमान जिनके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, जो नमाजी है, उनको कहते हैं कि ये कट्टरपंथी है, ये चरमपंथी है। साफ कहो ये आतंकवादी है। तुम्हारा बोलने का अगर मकसद ये है, अगर मुसलमानों के लिए लड़ना, मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, मुसलमानों की नुमाइंदगी करना अगर कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, तो तेजस्वी, हां हम कट्टर है, हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हमने बोलना भी नहीं, सिर्फ वही बोलेंगे और हम सुनने का काम करना ना। अब नहीं होगा ये खेल। अब हम बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, बोलेंगे ना, हम बोलेंगे। और तुम्हारे क्या
बाप को भी सुनना पड़ेगा। बोलिए मेरी बहनों, उनका बाप को भी मेरी सुनना बच्चियों, पड़ेगा। बोलो अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। बाप को भी सुनना पड़ेगा। हम कोई कांग्रेसी या आरजेडी के या समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं है कि तो तुम जो बोलेंगे वो हम सुनते रहेंगे। हम सुनते थे, कई सालों तक सुनते थे, उस वक्त मजलिस नहीं थी। और अभी तुम जो बोल रहे हो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अभी गुरूर है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से सब्र का दामन छूटेगा, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। सैयद इम्तियाज जलील, सैयद इम्तियाज जलील साहब, सैयद इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग की निशान। हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोग यहां पर आके, आज एक जलसा था हमारा, एक कॉर्नर मीटिंग थी, हमें बादशाह भाई लेकर जा रहे हैं वहां पर, हम पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस वहां पर परमिशन नहीं दी, क्योंकि मास्टर साहब के कुछ लोग वहां पर पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील यहां पर नहीं आना चाहिए, इम्तियाज जलील ने यहां पर जलसा नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, तुम्हें तकलीफ नहीं? तेजस्वी घूम सकता है, तकलीफ नहीं? राहुल गांधी घूम सकता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील ने वहां पर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा चलिए 3 दिन बचे हुए हैं, तुझे जो जो करना है मास्टर तू कर ले। 11 तारीख के दिन तो ये आवाम सुबह उठकर इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पर जाने वाली है, 5 नंबर की निशानी है, पतंग की मोहर लगानी है, 5 नंबर गिनना है, 5वें नंबर के ऊपर जाकर खटाखट ठका ठक ठका ठक ठका ठक 5 नंबर की निशानी के ऊपर। और जिस तेजस्वी यादव ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कहा कि बिहार के अंदर तो असदुद्दीन अवैसी का कुछ नहीं है, वो 6 सीटें मांग रहा है, मजलिस को यहां पर कोई चाहने वाला है ही नहीं, हम 6 क्या 1 भी सीट उसे देंगे नहीं करके। इंशाल्लाह अगर आपका ठका ठक 11 तारीख के दिन सही बैठ गया, 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे, और 14 तारीख के दिन अगर हुकूमत बनाने के लिए हमारे आमदार, हमारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो यही तेजस्वी यादव, यही राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी के घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर क्या करेगा? खटखट खटखट खटखट। तब हम उनको कहेंगे अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, तेरा गुरूर, तेरी अकड़ इंशाअल्लाह कोचा धामन की आवाम 11 तारीख के दिन खटाखट करके बताएगी, खटाखट करके बताएगी। और अगर मैं उस दिन असद भाई के घर पे रहा और उसने बोला कि असद भाई हम आए हैं, दूल्हे भाई चलो, तो मैं बोलूंगा चल बैठ पैरों पे, उसके बाद बात करेंगे। तूने मेरे खायत को रुस्वा किया है, तूने मेरे खायत को कहा है कि उनकी कोई वजूद नहीं है। 11 तारीख के दिन सुबह उठेंगे ये नवाबजादे, हमारे नौजवान बच्चे, और कहेंगे कि अम्मी चाय बनाओ, चाय पिलाओ, तो बोलना पहले भाग, पहले पतंग के ऊपर मोहर लगा के आ, तब तुझे चाय भी दूंगी और नाश्ता भी दूंगी। बगैर इन्होंने अगर ठक ठक करके नहीं आए हैं तो कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय नहीं देना इनको। उसमें बोलना पहले भाग, पहले जाके है तो असद भाई को वोट करके आ, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद।
और वो मास्टर जिसने मुझे आज रोका है वहां नहीं आ सकते हैं। ए मास्टर सुन ले, एक तो हम ये समझते थे कि मास्टर मतलब कोई स्कूल का मास्टर होगा, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा होगा कि भैया अच्छे से रहो, अच्छे इंसान। हमारे मास्टर, तुम्हारे मास्टर, सब मास्टरों ने यही पढ़ाया है ना कि अच्छा इंसान कैसा बनना। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मास्टर जी 2 नंबर के धंधे सिखाते हैं कि हफ्ता कैसे वसूली करना, दलाली कैसे करना, बेईमानी कैसे करना, बेईमानी कैसे करना, ये मास्टर जी ये सिखाते हैं। और सुना है बड़ा उन्हें घमंड है, अकड़ है कि मेरे पीछे 5-25 लुच्चे लफंगे घूमते हैं करके। अरे हम तो हारे हुए हैं ना, कभी आओ बंबई में देखो हमारा जलवा कैसा है वहां पर। उसमें तुम यहां पर मुझे बोलने से रोके, 14 तारीख के दिन इंशाल्लाह तुम्हारे घर के सामने आकर ढोल बजाकर है तो देखिए कैसा जश्न हम मनाने वाले हैं करके इंशाल्लाह। बस चाचा दुआ करिएगा। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए जिताने का नहीं है। आने वाला वक्त हमारे ऊपर बहुत मुश्किलों का आने वाला है। वो जो नरेंद्र मोदी जो ये कह रहा है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि ये इस मुल्क के रहने वाले है ही नहीं, ये घुसपैठिए है, ये हमको घुसपैठिए साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें हम यकीन मानिएगा, आप यहां से मजलिस को ताकत दीजिएगा, इंशाअल्लाह मजलिस देखेंगे कि किसकी मां ने जनी है जो यहां के एक भी शख्स को घुसपैठिया करार दे करके उसके अंदर। आप हमें सियासी ताकत दीजिए, और लड़ना कैसा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हम नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़े हैं तो ये चिल्लर चाल्लर को क्या छोड़ेंगे हम उसके अंदर। बस आप लोगों से यही दुआ है कि मजलिस को कामयाब करिएगा। 14 तारीख के दिन सिर्फ बिहार ने जश्न नहीं मनाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाना चाहिए। ये ख्वाहिश हम लेकर जा रहे हैं, यही दुआ करके हम आपके पास जा रहे हैं। ख़ास तौर से मेरी माँ बहनों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए दुआ करिएगा। बहुत सारे लोग उन्हें गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं, उन्हें ख़त्म होता हुआ देखना चाह रहे हैं। उन्हें क्या मालूम है कि असदुद्दीन अवैसी अकेले नहीं चलता है, उनके साथ दुआओं का एक काफिला भी साथ चलता है उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।